हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आप लोगों के डिमांड के आधार पर आज एक जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास लेकर आया हूं। क्लास 12th केमिस्ट्री के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें बच्चों आप लोग यहां पर देखेंगे पहले बहुविकल्पी रिक्त स्थान वाले प्रश्न। हालांकि हम सब चीज कराएंगे धीरे धीरे करके, सत्य सत्य, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़िए, सारा चीज कराएंगे। लेकिन हाँ भाई, कब? जब इस चैनल पे मैक्सिमम लोगों को आप जोड़ने का काम करोगे। इसलिए इस लिंक को, यानी वीडियो के लिंक को अपने ग्रुपों में शेयर कर दो, विद्यालय के ग्रुप में शेयर कर दो, दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और उन बच्चों को भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बाकी क्लासेस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग जाइए चैनल पे, प्लेलिस्ट विजिट करिए। प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट की क्लास देखने को मिल जाएंगे। और जो बच्चा चाहता है कि सर हमें प्रॉपर तैयारी के लिए हमारे पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, तो शिव सर मात्र आपको 100 रुपए में सारी चीज प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चा चाहता है कि तैयारी करना है तो कितना चार्ज लगेगा? मात्र 100 RS। पूरे नोट्स, ऑल चैप्टर नोट्स आपको मिलेंगे। इसके लिए सर क्या करना पड़ेगा? व्हाट्सएप नंबर है मेरा 96 85 29 91 49। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप बच्चों 96 85 29 91 49 मेरा पर्सनल नंबर है। ऑल टाइम में कॉल रिसीव नहीं करता, लेकिन जब मेरे पास टाइम रहता है तो जरूर आपसे बात करता हूं। चलिए शुरू करते हैं कहानी आज की, एकदम जानदार शानदार। अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है आपके सिलेबस में। हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, परस्पर दाब और बच्चों पार्श्व दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये आपके सिलेबस में अनुसंख्यक गुणधर्म है। कौन कौन से समझना? पहला मान लीजिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और परस्पर दाब। लेकिन बच्चों यहां पे केवल वाष्प दाब बोला है। यदि वाष्प दाब केवल हो जाएगा तो वो गलत कहला जाएगा। एक देखना बच्चों, एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं कई क्वेश्चन रिपीट कराऊंगा ताकि आप लोगों को समस्या ना हो। मैंने बोला अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? जब बच्चों अणुओं की संख्या पर निर्धारित हो, किसी चीज का अध्ययन हम करते हैं उनके अणुओं की संख्या पर निर्धारण होता है, अणुओं की संख्या के आधार पर उसका अध्ययन करते हैं, वो अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। तो चाहे बात करें परस्पर दाब की, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, ये सब गुणधर्म है। वाष्प दाब बच्चों आपका गुणधर्म नहीं है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता तो वो गुणधर्म हो जाता। इसके बाद अर्धपारगम झिल्ली किसकी बनाई जाती है? तो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनाई जाती है। किसकी? कॉपर फेरोसाइनाइड की बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर यहां पे लगा हुआ है। ठीक है, परासरण दाब का सूत्र बताओ। परासरण दाब बराबर कितना होता बच्चों? परासरण दाब पाई बराबर होता है nRT अपान भी, nRT अपान भी। तो पाई बराबर बच्चों, पाई बराबर ही आपको देना है, पी बराबर नहीं। तो ये तो दोनों गलत हो गए, पी बराबर तो हो ही नहीं सकता है, पाई बराबर ही होगा बच्चों। और nRT रहना चाहिए, तो पीवी अपान टी होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा ही होगा। चलिए इसके बाद बच्चों यहां पर देखो कि निम्नलिखित विलयनों में परस्पर दाब अधिक है। निम्नलिखित विलयनों में परस्पर दाब अधिक है। किसमें परस्पर दाब अधिक है? 1 मोलर HCl, 1 मोलर NaCl, 1 मोलर आपका C6H12O6, 1 मोलर आपका BaCl2। तो इसमें परस्पर दाब अधिकतम बच्चों इसको तो याद करना पड़ेगा आपको, BaCl2। किसकी? BaCl2 की। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। सेल स्थिरांक की इकाई बताओ। चलो इसको आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा। सेल स्थिरांक को x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सेल स्थिरांक कहलाता है। बच्चों L का मतलब होता है सेंटीमीटर, यानी लंबाई है सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर कट गया, 1 सेंटीमीटर बचा आपका, ऊपर जाएगा बच्चों तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? प्रथम कोटि जिसमें अणुओं की संख्या 1 हो बच्चों, यानी अभिक्रिया जब निर्धारण करते हैं तो केवल अभिकारक के अणुओं की संख्या 1 होती है, वो आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करे। देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है, अणुसंख्यता कहलाती है। लेकिन जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करे बच्चों, उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और हमेशा उसके सांद्रताओं के घातांक के योग के बराबर होता है। जितना भी अभिकारक है उसके सांद्रता के घातांक के योग के बराबर होता
है बच्चों। ठीक है, तो यदि हम बात करें प्रथम कोटि अभिक्रिया में विशिष्ट दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है बच्चों, तो ताप पर निर्भर करता है। उत्प्रेरक क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटाता या बढ़ाता है। उत्प्रेरक का काम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटाए या बढ़ाए। जैसे मान लीजिए किसी को ज्यादा ऊर्जा लगेगा तो उत्प्रेरक आया, बोला चलो भैया तुम मेरा साथ ले लो, तुम कम ऊर्जा में ही अभिक्रिया संपन्न करा दो। तो क्या इफेक्ट होगा, उसकी सक्रियण ऊर्जा होगी। सक्रिय होने के लिए उसकी आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। आवश्यक जो ऊर्जा अवरोध है उसको पार करने के लिए जो ऊर्जा लगता है वो उसका सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, जब उत्प्रेरक आ गया तो किसी पदार्थ की सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन कर देगा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सक्रियण ऊर्जा। क्या होगा, सक्रियण ऊर्जा। अभिक्रिया है बच्चों 2NH3 है, यानी अमोनिया जो है N2 और H2 में बदलता है। लगता तो है ये द्वितीय कोटि का है, लेकिन बच्चों ये द्वितीय कोटि नहीं होता बल्कि ये शून्य कोटि होता है। इसीलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है कि अमोनिया टूटता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाता है। अमोनिया टूटता है बच्चों तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, तो ये लगता है, यहां पर देखो इसकी सांद्रता कितनी है बच्चों, यानी यदि हम बात करेंगे अभिक्रिया के दर का निर्धारण तो इसके अणुओं की संख्या 2 है। तो जब अभिकारक उसकी सांद्रता के घात की योग के बराबर होता है तो घात पर निर्भर करता है, तो घात 2 हो जाएगा तो द्वितीय कोटि का लगेगा, लेकिन वास्तविक रूप से द्वितीय कोटि नहीं है। ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है बच्चों, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि अभिक्रिया है। जैसे यहां पर आप देखो 2 NO2 लिया गया है ना, अब ये 2 NO2 है तो इसको हमने कहा कि सर ये द्वितीय कोटि हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पे 2 NH3 है तो द्वितीय कोटि नहीं है, शून्य कोटि है। इसको हमेशा याद रखना पड़े बच्चों, है ना। ये एग्जाम देखो जो क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए गए हैं विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को तैयार कर ही लेना है। निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र होती है। देखो बच्चों, शून्य कोटि का मतलब है जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करे तो अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर ना करे। यदि अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया निर्भर नहीं कर रही तो शून्य कोटि है। अभिकारक की सांद्रता का घात 1 है बच्चों तो प्रथम कोटि है। अभिकारक की सांद्रता की घात 2 है तो द्वितीय कोटि है। तो यहां पर जो सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता, यानी सांद्रता पे स्वतंत्र है, तो वो शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाता है। तो शून्य कोटि का मतलब अभिकारक का सांद्रण से वो स्वतंत्र होना चाहिए। आगे बात करते हैं रेडियोधर्मी 6 क्रिया अभिक्रिया कोटि कौन सी है, रेडियोधर्मी 6 क्रिया बच्चों प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कोटि, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ओके, क्वेश्चन आपके 11 कंप्लीट हुए हैं। थोड़ा अभी स्लो मौसम है, फिर तेज और रफ्तार, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे रफ्तार हमारा बढ़ता जाएगा। ये प्रश्न बच्चों आंकिक है, ये प्रश्न आंकिक है, इसमें समय लगेगा 5 मिनट का, इसलिए इसको मैं भी छोड़ रहा हूं। परमाणु क्रमांक 29 का तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में है बच्चों। देखो बच्चों 21 से लेकर के 30 तक, 21 से लेकर के 30 तक ये 3D में आता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये बच्चों आपका पूरा का पूरा 3D में है। 3D में तो यहां पर बोला गया है कॉपर है, 29 क्या है, कॉपर है। तो कॉपर जो है वो 3D का मतलब डी ब्लॉक, 3D का मतलब डी ब्लॉक में आता है। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। जब आप लोग पढ़ते हो चैप्टर तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ते हो बच्चों, ये सारे के सारे परिवर्ती आक्षेपण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें हम संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। किनको किनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है आप लोग कमेंट करके बताना। जैसे जिंक है बच्चों, है ना, 30 हो गया, कैडमियम हो गया और Hg हो गया, पारा हो गया। इनको जो है संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि इनमें 3D में 10 इलेक्ट्रॉन, 4D में 10 इलेक्ट्रॉन और 5D में 10 इलेक्ट्रॉन। संक्रमण तत्व वही कहलाएगा जब D में बच्चों 3D हो, चाहे 4D हो, चाहे 5D हो, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन पूरा भरा होने के कारण जिंक है, कैडमियम है, पारा है, इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। क्रोमियम है बच्चों, परमाणु क्रमांक क्रोमियम का 24 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D5 4s1 होता है।
तो बच्चों 4s1 होता है, 4s1 होता है। तो 5 और 1 6, टोटल इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? तो 3D में 5 अयुग्मित है, s में 1 अयुग्मित है, तो टोटल 6 अयुग्मित होते हैं। कारण भी बता देता हूं ताकि आप लोगों को याद और करना ना पड़े, बहुत ज्यादा रटना ना पड़े, आप लोगों को क्लियर रहे। लैंथेनाइड श्रेणी की बात करें तो हाइड्रोक्साइडों की क्षारकता क्या होती है? श्रेणी में आगे बढ़ने से कम हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। आगे चलते हैं बच्चों। षटदंतुर लिगेंड का उदाहरण बताओ। षटदंतुर एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, EDTA का पूरा नाम है एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, जो कि षटदंतुर होते हैं। षटदंतुर के मतलब उसमें 6 दाता परमाणु उपस्थित हैं। एक दंतुर का मतलब 1 दाता परमाणु हो, द्विदंतुर मतलब उसमें 2 दाता परमाणु हो, षटदंतुर मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं। लिगेंड क्या कहलाते हैं बच्चों? जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, जोड़ा दे सकता है, वो लिगेंड कहलाता है। जब वहां पे 1 दाता परमाणु हो तो 1 दंतुर, 2 दाता परमाणु हो तो द्विदंतुर, 3 दाता परमाणु त्रिदंतुर। लेकिन EDTA एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, अब जैसे EN बच्चों एथिलीन डायमीन है बस, है ना, टेट्राएसीटेट है तो EDTA है, ये षटदंतुर होता है। लगातार बोलने से बच्चों खांसी भी आ जाता है, क्षमा प्रार्थी हूं इसके लिए, है ना। कमेंट मत करना कि सर सब कुछ यही आ रहा, खांसी सर्दी जुकाम बुखार, क्या करें भाई, ठंडी का सीजन चल रहा है और क्लास देना ही देना है। चलो, कौन सा कार्बोधातु यौगिक नहीं है बच्चों? देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों को यहां पर कार्बोधातु यौगिक, हालांकि अब इस वर्ष MP बोर्ड में हट गया है ना, तो वैसे आप लोग याद रखिएगा, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम है बच्चों, एथा मतलब C2H5 और O, सोडियम एथॉक्साइड, ये जो है कार्बोधातु यौगिक नहीं। बाकी टेट्रा एथिलेट, टेट्रा मेथिल एल्यूमिनियम, है ना, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये सारे के सारे कार्बोधातु यौगिक हैं। मोहर लवण क्या है बच्चों? द्विक लवण या संकुल लवण? तो मोहर लवण, फिटकरी, ये सब क्या है? द्विक लवण है। ठीक है, संकुल लवण आप लोग पढ़े हैं, IUPAC नामकरण, कहीं ना कहीं उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों मोहर लवण क्या है? एक प्रकार का द्विक लवण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है? तो ये ऑक्जेलेट होता है बच्चों, कीलेट का निर्माण करता है। कीलेट यानी चक्रीय वलय का निर्माण करता है बच्चों, ऑक्जेलेट। एसीटेट नहीं बनाता, साइनाइड आपका नहीं बनाता, अमोनिया नहीं बनाता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक AgNO3 विलयन के साथ नीला अवक्षेप देता है? तो जो पोटेशियम आयोडाइड है बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ नीला अवक्षेप देता है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और आएगा जो कि अभी हमने इसके पहले जो लेक्चर कराया था केमिस्ट्री का, जस्ट उसमें आप लोगों को देखने को मिला था। ये देखो बच्चों, हेलोएल्केन और हेरोइन से क्वेश्चन आया है फिंकलेस्टीन अपक्रिया से। देखो फिंकलेस्टीन अपक्रिया क्या है कि एल्किल आयोडाइड का निर्माण प्रायः एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड से ही करते हैं। मतलब बच्चों एल्किल हैलाइड का निर्माण एल्किल हैलाइड से ही किया जाए, यानी आपका सीधा सीधा एल्किल हैलाइड विनिमय है, हैलाइड विनिमय कहलाता है। यानी एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाओ, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु जोड़ना है। इस अपक्रिया में, फिंकलेस्टीन अपक्रिया में यही होता है। जैसे मान लीजिए आपका एल्किल क्लोराइड है, R के साथ Cl जुड़ा है, क्लोरीन को हटाना है, इसके लिए बच्चों हमको NaI से क्रिया करा दो, तो सोडियम क्लोरीन को लेकर भाग जाएगा। कहां भाग जाएगा? मामा के घर, और I आकर के जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से एल्किल क्लोराइड से एल्किल आयोडाइड बन जाता है। इस अपक्रिया को हम फिंकलेस्टीन अपक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिंकलेस्टीन अपक्रिया। एथिल आयोडाइड यानी C2H5I, ठीक है, को एल्कोहल KOH के साथ, एल्कोहलीय KOH रहना चाहिए, एल्कोहली, तो K जो है KI को ले जाता है, OH एक H यहां से निकाल लेगा तो बचेगा C2H4, जो कि बच्चों आपका एथिलीन है। क्या है? एथिलीन है। क्या है? एथिलीन, याद रखिएगा। देखो K जो है I को लेकर KI बना देगा, OH एक H लेकर H2O बना देगा, तो C2H5 बचेगा जो कि एथिलीन कहलाता है। अगला है C2H5OH को आयोडीन के साथ क्रिया, आयोडीन से क्रिया करेगा बच्चों तो CHI3 बनाएगा, जिसे हम आयोडोफॉर्म के नाम से जानते हैं, गर्म करने से प्राप्त होता है। ओके, चलिए ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप लोगों के सामने ऐसे प्रश्न रखा गया है। CX बंध कैसी होती है? देखो बच्चों आप लोगों को तरीका बताता हूं। CX ये ऋण विद्युतीय तत्व है, ये ऋण विद्युतीय तत्व है। कौन? हाइड्रोजन परमाणु, ये 3 बंध बनाता भाई, है ना। टोटल कार्बन की बैलेंस 4 होती है, ठीक है, तो 3 बंध इधर, 1 बंध हाइड्रोजन परमाणु से। तो CX की बंध की प्रकृति कैसी होती है? तो X जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है,
तो इस पर आंशिक ऋण और इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इसलिए बोलते हैं कि इसका जो बंध का प्रकृति है वो ध्रुवीय है। कैसा बच्चों? ध्रुवीय है। कैसा बच्चों? ध्रुवीय है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? देखो बच्चों, एल्कोहल है ROH, ये आपका एल्कोहल है। H को हटा करके सोडियम जोड़ दो तो RONA, सोडियम एल्का ऑक्साइड, सोडियम एल्का ऑक्साइड बनाता है। सोडियम एल्का RONE, ठीक है, RONE। फिनाल का स्वभाव कैसा होता है? तो अम्लीय स्वभाव होता है। कैसा होता है? अम्लीय स्वभाव होता है। फिनाल का स्वभाव अम्लीय स्वभाव होता है, ठीक है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि एल्कोहल फिनाल में कौन ज्यादा प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। एल्कोहल फिनाल में कौन ज्यादा प्रबल अम्ल होता है? एल्कोहल फिनाल में कौन प्रबल अम्ल होता है? एल्कोहल की फिनाल, ये आप लोगों का होमवर्क है। एल्कोहल फिनाल में कौन प्रबल अम्ल होता है? यदि आगे मिल गया प्रश्न तो ठीक है, नहीं तो आप लोग बताना। निम्न में से कौन सा ग्लिसराइड नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा ग्लिसराइड नहीं है? तेल, फास्फोलिपिड, चर्बी, साबुन। तो बच्चों जो साबुन है ये ग्लिसराइड नहीं है। ओके, आगे देखो बच्चों, निम्न में से कौन सा थैलिक अम्ल से क्रिया करके अम्ल क्षार सूचक देता है? तो थैलिक अम्ल से क्रिया करता है। यदि थैलिक अम्ल से क्रिया करा दिया जाए फिनाल की, किसकी? फिनाल की। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। देखो बच्चों, इसकी हमने क्लोरोफॉर्म बनाने की क्रिया बताई थी, CaOCl2, ये आपका विरंजक चूर्ण है बच्चों। और एथिल एल्कोहल C2H5OH, तो इसको मैंने 4 स्टेप में आपको बताया था। आप लोगों को याद होगा तो अच्छी बात है, जो चैनल में रेगुलर पढ़ाई करते हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं तो उनको तो भाई कैसे पता चलेगा। तो एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं बच्चों तो क्लोरोफॉर्म बनता है। इसलिए तो कहता हूं बढ़िया प्रॉपर देखो, पुराने लेक्चर भी देखो, और नोट्स जरूर ले लें क्योंकि प्रॉपर तैयारी करना है। और नोट्स यार इतना महंगा नहीं है, कोई बच्चा नहीं ले सकता है। हर बच्चा नोट्स बाय कर सकता है, खरीद सकता है, परचेस कर सकता है, एकदम नॉमिनल कॉस्ट में रहता है, ठीक है। और नोट्स के चार्ज मात्र 100 रुपए रहता है बच्चों, ठीक। किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सिर्फ विलयन का गुलाबी रंग देता है? ये मॉर्निंग का क्लास हुआ था, उसमें हमने आपको अमोनिया और प्राथमिक एमीन से क्रिया कराया था कि जब एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया प्राथमिक एमीन से करते हैं तो सिर्फ क्षारक बनाता है। सिर्फ क्षारक में SO2 डाल देते हैं तो सिर्फ अभिकर्मक बन जाता है। और सिर्फ अभिकर्मक से सिर्फ क्षार बनाना है तो उसमें एल्डिहाइड डाल दो। तो एल्डिहाइड डाल देने से बच्चों, यानी आपका जो भी एल्डिहाइड होगा वो परीक्षण देगा, लेकिन कीटोन परीक्षण नहीं देता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड हो, चाहे बेंजल्डिहाइड हो, चाहे एसिटल्डिहाइड हो, ये परीक्षण देता है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होगा बच्चों? आइसोप्रोपिल एल्कोहल, मेथ एथ प्रोप, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, मेथ एथ प्रोप, ठीक है। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसका जब क्या होगा बच्चों? ऑक्सीकरण होगा तो H हट जाएगा H2O के रूप में, तो आपका क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, तो ये आपका कीटोन बनेगा जिसको बोलेंगे एसीटोन। क्या बोलेंगे बच्चों? एसीटोन। निम्नलिखित में से किसमें कैनिजारो अभिक्रिया होता है? तो ये एरोमेटिक यौगिक में होता है, तो आपका ये बेंजल्डिहाइड होगा। कैनिजारो अभिक्रिया ये आपका बेंजल्डिहाइड में होगा बच्चों। क्षार एवं एस्टर के जल अपघटन को क्या कहते हैं? क्षार भी है और एस्टर भी है, ठीक है। क्षार और एस्टर जल अपघटन करता बच्चों तो साबुनीकरण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? साबुनीकरण की क्रिया कहलाती है। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में, अचार में जो सिरका डाला जाता है CH3COOH, इसका नाम है एस्टिक अम्ल। क्या नाम है? एस्टिक अम्ल। तो एस्टिक अम्ल है कहीं पे? जी हाँ, एस्टिक अम्ल। सिरका जो होता है एस्टिक अम्ल होता है। निम्न में से सबसे अधिक, ये क्वेश्चन ही मिस्टेक है, अम्लीय है क्षारीय है, क्या क्वेश्चन है? मिथाइल साइनाइड जल अपघटित होकर क्या देता है? मिथाइल साइनाइड जल अपघटित होकर के क्या देता है बच्चों? मिथाइल साइनाइड। मिथाइल मतलब होता है CH3CN। ये जब जल अपघटित होता है बच्चों तो H2O होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन हट जाएगा और ये अम्ल में रूपांतरित हो जाएगा, तो ये आपका एस्टिक अम्ल बनाता है। क्या? एस्टिक अम्ल बनाता है। ओके। एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है। एथिल एमीन का सूत्र क्या होता है? C2H5, और एमीन का मतलब है NH2। नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है। नाइट्रस अम्ल HNO2, इससे जब क्रिया करेगा बच्चों तो क्या बनाएगा?
तो यहां से N और N अलग हो जाएगा, है ना, तो इसमें N2 गैस बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोजन गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है? नाइट्रोजन गैस बनता है। 38 क्वेश्चन हो गए, आगे चलते हैं। किसके साथ HNO2 की क्रिया करने से नाइट्रोसो आयल का प्राप्त होता बच्चों? तो ये आपका नाइट्रोसो आयल बनेगा। मस्टर्ड आयल अभिक्रिया आप लोग पढ़ोगे द्वितीयक एमीन के साथ क्रिया करने पर। ये आपका डायजोनियम लवण है। इससे हमको क्या बनाना है? इससे हमको बनाना है क्या बच्चों? सेंडमेयर अभिक्रिया से बनेगा, ये क्या है? हेलोएरिन। हेलोएरिन यानी क्लोरोबेंजीन। तो ये अभिक्रिया जो होती है वो आपकी सेंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया? सेंडमेयर अभिक्रिया। एसिटामाइड ब्रोमीन एवं क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? एसिटामाइड ब्रोमीन क्षार के साथ मेथिलेमीन बनाता बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अकार्बनिक यौगिक जो गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक दे दे, वो कौन सा है? अकार्बनिक यौगिक को गर्म करने पर आपका जो कार्बनिक में बदलता है बच्चों, उसे बोलते हैं अमोनियम साइनेट। ये आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अशर्करा का उदाहरण बताओ। शर्करा जो मीठापन नहीं रहता है, तो जो मीठापन नहीं रहता वो स्टार्च है। क्या है? स्टार्च। जैसे मान लीजिए आप किसी को जैसे आप अनाज, जैसे आप लोग गेहूं चावल इनको देखते हो बच्चों, तो इनको यदि आप चबाओगे, जब चबाओगे तो ये मीठा नहीं लगेगा, है ना। लकड़ी को चबाओगे तो मीठा नहीं लगेगा, वो स्टार्च है पूरा, है ना। समझ रहे हो फिर बच्चों? चलिए, ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? अगला प्रश्न आपका, ऊतकों का निर्माण। शर्करा का उदाहरण स्टार्च हो गया। ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है बच्चों? तो ऊतकों का निर्माण आपके शरीर में प्रोटीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। पौधों की कोशिकाओं का महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? पौधों के तनों में बच्चों सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेलुलोज, इसलिए कठोर। मनुष्य में सेलुलोज नहीं पाया जाता, जीव जंतुओं में सेलुलोज नहीं पाया जाता, लेकिन पौधों में सेलुलोज के कारण वो कठोर होता है बच्चों। कोशिका भित्ति उनकी मजबूत होती है। समझ में आई बात? ठीक सर। निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन है? कौन सा अम्ल विटामिन है? तो विटामिन सी, जिसका एस्कॉर्बिक नाम होता है ना। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, जो बच्चों अम्लीय माध्यम से आप जैसे आंवला खाओगे, संतरा खाओगे, नींबू खाओगे तो विटामिन सी मिलेगा। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी से बेरी बेरी। विटामिन बी से याद रखना, बी से बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी बच्चों। B12 साइनोकोबालामिन, ये आपका कोबाल्ट पाया जाता है उसमें। साइनोकोबालामिन कोबाल्ट पाया जाता है। साइनोकोबालामिन इसका वैज्ञानिक नाम बच्चों, है ना। यानी इसका आपका नाम पूछा जाए, B12 का नाम बताओ, तो आपका साइनोकोबालामिन। ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों। विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पायरिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है बच्चों? पायरिया रोग विटामिन सी की कमी से होता है। किससे? विटामिन सी की कमी से होता है, याद रखिएगा, विटामिन सी। मानव रक्त में कौन सी शर्करा अधिकतम पाई जाती है? तो डी ग्लूकोज। ग्लूकोज अधिक हो जाने से बच्चों कौन सी रोग होती है? तो मधुमेह, जिसे हम शुगर के नाम से जानते हैं। तो ये ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, तो डी ग्लूकोज जो है अधिक होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संचयन होता है, किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये आपका ग्लाइकोजन है बच्चों, ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। इस तरीके से आपके 51 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी हो गए, जो बिल्कुल सारे चैप्टर के सिलेक्टेड क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनको तैयार कर लेंगे। और जिनको भी नोट्स लेना है तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। यदि कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए, तो 9685 29 91 49 पे कांटेक्ट करना है। ठीक है, मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। चार्ज कितने लगते हैं? मात्र 100 RS लगते हैं। तो जिस बच्चे को भी नोट्स लेना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें। चलिए रिवीजन करिए, देखिए आपके पास कितनी क्षमता है, कितना बन रहा है, कितना आप पढ़ रहे हो। ठीक है, अरे 51 से भी आगे क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं है भैया, और भी क्वेश्चन है अपने पास। हीमोग्लोबिन है, कैसा है बच्चों? तो हीमोग्लोबिन किस प्रकार का है भैया? ये आपका एंजाइम है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट्स? तो बच्चों आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। सभी जीवित कोशिकाओं में अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक क्या है बच्चों? एटीपी, है ना। एटीपी आप लोग बहुत एटीपी, चलो कमेंट करके बताओ एटीपी का पूरा नाम। एटीपी का पूरा नाम कमेंट करके बताओ। जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देखता है तो ये प्रश्न का उत्तर जरूर देगा। एटीपी का पूरा नाम बताना है। डायबिटीज रोग किसकी कमी से होता है? तो शरीर में जब इंसुलिन की कमी पाई जाती है तो वो, जैसे आप लोग खाना खाते हो तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो ग्लूकोज को उतना तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन्स, है ना।
आपके शरीर से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन जो है ग्लूकोज को तोड़ता है, लेकिन ग्लूकोज की पर्याप्त मात्रा अधिक हो जाने के कारण बच्चों डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह हो जाता है ना। इसलिए पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन निकलना चाहिए, जो कि अग्नाशय से निकलता है बच्चों, है ना। पेनक्रियाज जिसे बोलते हैं, पेनक्रियाज से निकलता है इंसुलिन हार्मोन्स। ठीक, तो इस तरीके से अपना बहुविकल्पी खत्म। अब हम बात करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्नों को। सुपर फास्ट करेंगे बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला जो प्रश्न है, प्रति लीटर बिलियन में विलेय की ग्राम की मात्रा, बिलियन की क्या कहलाती है, क्या बोला गया है, प्रति लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में ग्राम की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। इकाई आयतन में उपस्थित, देखो क्या बोला गया, प्रति लीटर बोला ना, तो इकाई आयतन कह सकते हैं। इकाई आयतन में उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा है वो सांद्रता कहलाती है। शक्ति जिसे बोलते हैं बच्चों, सांद्रता, ठीक है, कंसंट्रेशन, सांद्रता कहलाती है कि इकाई आयतन में कितना आपका बच्चों क्या मिला हुआ है, पदार्थ की मात्रा। बिलियन में निश्चित ताप पर विलेय की और मात्रा ना घोली जा सके। जैसे आप खाना खाते हो कि अब और हमको नहीं खाना है तो हम संतृप्त हो गए, तो ऐसे बिलियन को हम संतृप्त बिलियन के नाम से जानते हैं कि हमने खाना खाया, भोजन किया, हम अब इससे ज्यादा नहीं खा सकते, नहीं कर सकते, तो वो अपना संतृप्त बिलियन कहलाता है, संतृप्त के अंतर्गत आता है बच्चों, तो संतृप्त बिलियन हो गया। वह युक्ति जिनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है वो विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, जिसके माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलते हैं बच्चों, रासायनिक ऊर्जा में। तो आपका कौन सा वो सेल कहलाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं, देखो बच्चों, जो कम आयनित होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, और जो ज्यादा मात्रा में आयनित होते हैं उसे हम प्रबल विद्युत अपघट्ट के नाम से जानते हैं। जो कम मात्रा में आयनित होते हैं वो प्रबल, जो कम मात्रा में आयनित होते हैं वो दुर्बल, और जो अधिक मात्रा में आयनित होते हैं बच्चों वो प्रबल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो ज्यादा आयनित होंगे वो प्रबल विद्युत अपघट्ट, जो कम आयनित होंगे वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। एस्टिक अम्ल कैसा बच्चों, जैसे NaCl आपसे कोई पूछेगा तो NaCl आप बताओगे सर प्रबल है, NaCl प्रबल है। जैसे कोई बोलेगा NaOH, ये आपका प्रबल है, HCl जो है ये प्रबल है। लेकिन बच्चों एस्टिक अम्ल CH3COOH ये आपका दुर्बल है। क्या है बच्चों, दुर्बल है। कैसा है, दुर्बल है। विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, यदि ताप बढ़ाएंगे बच्चों तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ताप बढ़ाएंगे आयनों की गति बढ़ेगी, प्रतिरोध कम हो जाएगा। आयनों की गति बढ़ती है तो ये धारा अधिक बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोध कम हो जाता है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है बच्चों। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। आज ही बताया मैंने जब बहुविकल्प में बात कर रहा था कि किसी अभिक्रिया का दर का निर्धारण अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो सांद्रता जितना होगा वो उतना अभिक्रिया ज्यादा संपन्न होगी। सांद्रता के घातांक के आधार पर उसकी कोटि निकाली जाती है। ठीक है बच्चों, तो तीव्र अभिक्रिया कितने सेकेंड से भी कम समय लगता है, तो 10⁻⁻12 सेकेंड से भी कम समय लगता है। 10⁻⁻, इससे भी कम समय में अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। अभिकारक या क्रियाफल की सांद्रता अथवा दाब पर निर्भर नहीं होता है। किस पर, कौन, तो दर स्थिरांक। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर जब आप पढ़ोगे, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, तो अभिक्रिया की दर जो है बच्चों ताप पर निर्भर करेगी। ताप ज्यादा है तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, लेकिन दर स्थिरांक ताप पर निर्भर नहीं करता। तो कौन ताप पर निर्भर नहीं करता, वो दर स्थिरांक है। वह समय जिसमें अभिकारक प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। तो आधा पूर्ण होने में हमने आपको पढ़ाया है कि अर्ध आयुकाल किसे बोलते हैं, कि अर्ध पूर्ण होने में, अभिक्रिया को अर्ध पूर्ण संपन्न होने में जो समय लगता है उसे उसका अर्ध आयुकाल कहा जाता है। दर समीकरण में अभिकारक की सांद्रता के पद घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि पढ़ा दिए मैंने, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है बच्चों, अच्छा यहां पर देखो अंतः संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर बन जाएगा। ठीक है, मरकरी क्या है बच्चों, Hg क्या है, संक्रमण तत्व के अंतर्गत आता है, मरकरी पारा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये संक्रमण तत्व डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा जिंक, कैडमियम और मरकरी निपारा, इनको संक्रमण तत्वों में नहीं माना जाता है। ध्यान रखना, संक्रमण तत्व में है लेकिन माना नहीं जाता, क्योंकि उनके गुणों के आधार पर इसमें डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेंथेनम जो बच्चों डी ब्लॉक का तत्व, लेकिन लेंथेनम के बाद के 14 तत्व एफ ब्लॉक के तत्वों में आते हैं, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, एकदम सुपर फास्ट करिए इस पेज को। टोटल कितने रिक्त स्थान है बच्चों, टोटल रिक्त स्थान 40 है। तो कहां तक अपना पहुंच गया, ये परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने से, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने से लेंथेनाइट की त्रिज्या
आकार क्रमशः क्या होती है, कम होती है, इसे लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे बच्चों यहां पर समझिएगा, ये आपका है ना, ये लगातार दाएं से बाएं चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, बात हमको इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ समझना है अभी। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो नाभिक के साथ अट्रैक्शन बढ़ेगा, नाभिक खींचेगा बच्चों, तो आकार में कमी आएगी, तो त्रिज्या कम हो जाएगा, सीधा सीधा है। तो आकार में क्रमशः कमी आती है, त्रिज्या में भी कमी आती है। उपसंयोजी यौगिक में रंग संक्रमण के कारण होता है। देखो बच्चों, आप लोगों को जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाता हूं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी संक्रमण उसमें पाया जाता है। यानी डी में टोटल 5 कक्षक होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यदि, तो ये अपने ही निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पे घूमते रहते हैं, जिसके कारण बच्चों वो रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ये सब कुछ डी संक्रमण के कारण ही पाया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। उपसंयोजी यौगिकों का रंग जो है डी संक्रमण के कारण होता है। फेरोसीन में 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग के बीच परमाणु का, इसे मत पढ़ो, इस सिलेबस से बाहर हो गया। कुल आयनों की संख्या बताना बच्चों, टोटल आयन कितने हैं, यानी ऑक्सीकरण संख्या बता दो आप लोग। ऑक्सीकरण संख्या क्या बोला है, आयनों की संख्या। इसमें टोटल आयन कितने हैं, आयन तो भाई निकालोगे भी तो नहीं आएगा। यहां पे 3 आएगा कोबाल्ट का, उदासीन है -2 और ये -1 है। ठीक है, संकुल द्वारा जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या। अच्छा, जब जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या, जब ये बच्चों जल के साथ टूटता है तो टोटल आयन कितना देगा, तो जब जल के साथ टूटेगा, इस क्वेश्चन को अपन छोड़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को अपन पेंडिंग रखते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां पर देखो इसका आईयूपीएसी नाम बताओ, तो के मतलब पोटेशियम बच्चों, है ना। देखो 4 आयोडीन है तो टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट हो जाएगा। और इसमें ऑक्सीकरण संख्या नहीं लिखी गई है, तो ऑक्सीकरण संख्या 4 में आप 2 घटा दो तो यहां पर 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 हो जाएगा। ओके, चलिए यहां पर बच्चों कार्बधात्विक यौगिक जो है आपका, जो कि प्रस्फुटनरोधी कार्बधात्विक यौगिक है, इसका सूत्र यहां पर देख लो, टेट्रा एथिलेड। इसका नाम क्या है, टेट्रा एथिलेड। ठीक है, विटामिन B12 में कौन सा, है ना, तत्व पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है, साइनोकोबालामिन इसका नाम है। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, उपसंयोजी यौगिक में पढ़े हो तो वो लिगेंड कहलाता है। उपसंयोजकता सिद्धांत किसने दिया, बर्नर ने दिया। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करते हैं तो COCl2 बनता है, फास्जीन गैस बनता है। सेंडमेयर अभिक्रिया में बच्चों आप लोगों को अभी बताया C6H5 और Cl बनता है, C6H5Cl बनता है, यानी क्लोरोबेंजीन बनता है, C6H5Cl बनता है बच्चों। क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ दो तो फास्जीन गैस का निर्माण करता है, जैसे यहां पर आप लोग देख लिए, है ना, फास्जीन गैस का निर्माण होता है। फार्मेल्डिहाइड, जो फिनाल है वो फार्मेल्डिहाइड्स की अधिक मात्रा में क्रिया करके बच्चों बैकेलाइट बनाता है। क्या बनाता है, बैकेलाइट बनाता है। आज का क्लास तो बड़ा लंबा हो गया भाई, कुछ चीजें समझाने लग जाओ तो ज्यादा हो जाता है। लुकास अभिकर्मक है आपके सिलेबस में, विक्टर में और एनसीईआरटी में तो नहीं है अब, लेकिन लुकास अभिकर्मक है। निर्जल ZnCl2 से बच्चों लुकास अभिकर्मक जो है HCl का मिश्रण होता है, ZnCl2 जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका मिश्रण होता है। ठीक है, देखो भाई, यदि कोई बच्चा कहता है कि सर ऑब्जेक्टिव कैसे मिलते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव रहते हैं, है ना। केवल कोई ऑब्जेक्टिव लेना चाहता है उसका अलग चार्ज है, नोट्स में तो 100 रुपए में ही सारा चीज रहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। यदि प्रैक्टिस करना है तो शिव सर के साथ जुड़ जाओ, चैनल में यदि जुड़े रहोगे एग्जाम तक मैं गारंटेड कहता हूं आपको बेहतर नंबर दिलाऊंगा। लेकिन हाँ भाई, आप लोगों को प्यार सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना होगा, है ना। हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं और करवाते भी हैं, पैसे देकर कंटेंट तैयार कराया जाता है, इसलिए फ्री में कंटेंट तैयार नहीं हो पाता। एग्जाम टाइम है, एग्जाम टाइम में आपके लिए मैक्सिमम कंटेंट कैसे आएगा, जब कंटेंट तैयार करने वाला रेडी होगा, उसके लिए पैसे लगेंगे। इसलिए एक छोटा सा अमाउंट रखते हैं नोट्स के लिए कि कोई बच्चा नोट्स दे सकता है, नोट्स ले सकता है, 100 रुपए पे कर सकता है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है, तो फार्मिक अम्ल होता है बच्चों। वो एल्डिहाइड एवं कीटोन जो एल्डाल संघटन देते हैं उसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड होना चाहिए। लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया में द्वितीयक एमीन की पहचान में प्रयुक्त की जाती है। COH समूह और NH2 दोनों हो तो इनके बीच जो बंध बनता है पेप्टाइड बंध बनता है बच्चों। स्टार्च एक क्या है, स्टार्च एक कौन सा सेकेराइड है, स्टार्च में बहुत सारे
आपके अणु जुड़े रहते हैं बच्चों। मोनोसेकेराइड के बहुत सारे अणु जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको पॉलीसेकेराइड के नाम से जानते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है बच्चों। एमिनो समूह में कार्बोक्सिलिक समूह के बीच जो क्रिया करने वाला बंध है वो पेप्टाइड बंध होता है। कौन सा बंध होता है बच्चों? पेप्टाइड बंध होता है। कौन सा बंध होता है? पेप्टाइड बंध होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों डीएनए में कौन सा क्षार नहीं पाया जाता बच्चों? तो यूरेसिल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? यूरेसिल। यूरेसिल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? यूरेसिल नहीं पाया जाता। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, सबको पता है। ग्लूकोज के ऑक्सीजन में एटीपी से 38 अणु प्राप्त होते हैं, और एटीपी का फुल फॉर्म आपको होमवर्क दिया हूं। विटामिन B2 का नाम है यहां पे बच्चों विटामिन 1 मिनट, यहां पर थोड़ा सा मुझे एक डाउट लग रहा है। ठीक है, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, ठीक है, और विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन, मैंने आपको पहले बता दिया है। विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन। इस तरीके से आपका राइट आंसर हो गया बच्चों टोटल, है ना। आप लोग 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं, 110 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हुई होगी और एक एक चीज आप लोगों ने समझा होगा। वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, नोट्स जरूर ले लेना बच्चों। नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए है ना। नंबर मेरा 968529 नंबर सेव करके रखता हूं। कोई बच्चा कहता है कि सर आप रिप्लाई नहीं देते हो, टाइम मिलता है तो रिप्लाई देता हूं। जो बच्चे यदि नोट्स ले रखे उनका रिप्लाई जरूर मिला होगा। चाहे आप जो बच्चे नोट्स लिए होंगे जरूर फीडबैक देंगे, क्योंकि मैं कभी भी बच्चों 1 साल तक, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक उस बच्चे का नंबर सेव करके रखता हूं। बाद में भी सेव रहता है, डिलीट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, लेकिन फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा कि रिप्लाई आता है कि नहीं आता है। लेकिन हाँ, जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं तो सबके साथ मेरे चैटिंग करने का उतना टाइम नहीं रहता है, इसलिए आप लोग नोट्स लें, प्रॉपर जुड़े रहेंगे। मेरे व्हाट्सअप नंबर में जब भी आप मैसेज करोगे थोड़ा देर बाद, लेकिन जैसे अभी मैं आधे घंटे से लेक्चर बना रहा हूं, अब कोई बच्चा मैसेज कर रहा है, एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर टीचर का असली धर्म यही है कि बच्चों को, अरे भैया 100 बच्चे एक साथ तो मैं चैटिंग ही करते रह जाऊंगा। यहाँ पे क्लासेस कौन करेगा, नोट्स कौन बनाएगा, पीपीटी कौन कब काम करेगा, सब कुछ तो देखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सभी से चैटिंग करते रह जाऊं, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, है ना। लिमिटेड आप मैसेज करें, लिमिटेड आप बात करें। पर्सनल नंबर शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी मैसेज करते रहे। आज तो एक बच्चे ने ये बोला सर ओटीपी शेयर कर दो, बताओ फ्रॉडगिरी कि फोन पे नंबर में मेरा नंबर डाला होगा, ओटीपी कर दो कोई सामान खरीदने के लिए, तो फोन पे से ऑलरेडी कट जाएगा पैसा, ये सिस्टम होता है। तो नंबर देने से मुझे बहुत परेशानियां होती है। दिन भर में 10 ऐसे फॉल्स कॉल आते हैं जिनको ब्लॉक करना पड़ता है, लेकिन आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं, है ना, इतना सब बताने के लिए। क्योंकि बच्चों आप लोगों को यदि हमसे जुड़ना है तो आप लोग जरूर व्हाट्सएप में नोट्स ले लें, नोट्स प्रॉपर तैयारी करेंगे और आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है, एग्जाम तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।